हैं कि पंजाब का मैदान का शुरुआत करते हैं कि पंजाब का मैदान यानी कि पंजाब के मैदान कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पंजाब के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या हो सकता है कि पंजाब जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ तक है। तो जब विस्तार स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं तो यह जो पंजाब का मैदान है इसका विस्तार ये विशाल मैदान उत्तरी भाग में पाया जाता है भारत के, उसी का ही एक मतलब भूभाग है। अगर इसके स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी से लेकर 32 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। वहीं अगर देशांतर के बारे में बात करते हैं तो इसका देशांतरी जो विस्तार है 73 डिग्री 31 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ यह क्षेत्र है। अगर यह पूरे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यह कुल क्षेत्रफल का लगभग 96,171 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें अगर राज्यों के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें जो पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ को शामिल करके पंजाब मैदान के बारे में बनाया जाता है। अगर इसकी मतलब कि पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी सीमा के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से अगर इसकी पूर्वी सीमा कहें तो पूर्वी जो सीमा होती है वह मुख्य रूप से जो यमुना नदी प्रवाहित होती है इस क्षेत्र में यहाँ से बनाती है। उसके बाद वहीं अगर पश्चिमी सीमा के बारे में बात करते हैं तो पश्चिमी सीमा क्या होती है, राजनीतिक सीमा होती है, यानी कि जो पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है उसको पश्चिमी सीमा बोलते हैं। वहीं अगर उत्तरी सीमा के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से क्या होता है, शिवालिक के पहाड़ी, यानी कि यह जो हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र होता है शिवालिक के पहाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र है। वहीं अगर दक्षिणी सीमा के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से राजस्थान वाला जो क्षेत्र होता है उससे क्या होती है, सीमा का निर्माण करती है। तो यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में पता हो गया कि इसके क्या कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि जो नेचुरल आधार होती है, जो भौतिक होती है, उसके आधार पर भी बात की है कि इधर होती है अपना यमुना होती है, इधर पाकिस्तान होता है, इधर शिवालिक होता है, और इधर राजस्थान के अरावली वाला जो क्षेत्र होता है। उसके बाद से ये जो इस पूरे क्षेत्र का जो अधिकांश क्षेत्र है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो सतलज और यमुना नदी के ही मध्य बनाती है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रवाहित होती है यमुना नदी और यहाँ से प्रवाहित होती है आपका सतलज नदी, और यहाँ पे आपके क्या होती है, रवि प्रवाहित होती है। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या होती है कि जो यमुना और सतलज के बीच वाला है उसी दोआब में फैला हुआ ये भूभाग है। वहीं अगर जल विभाजक के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से देखा गया है कि आपका जो यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है और यहाँ से आपका क्या होती है, ये गंगा प्रवाहित होती है। तो यानी कि मुख्य रूप से अगर जल विभाजक के बारे में बात करते हैं तो यह गंगा और सिंधु नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है जो पंजाब का मैदान है। उसके बाद से यहाँ से मुख्य रूप से देखने की कोशिश, ये जो आपका पूरा बृहद जो क्षेत्र दिखा जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विशाल मैदान, यानी कि उत्तरी नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करते हैं। इसमें से ये वाला जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग पंजाब मैदान के बारे में बात करते हैं। वहीं अगर इसकी प्रशासनिक मतलब कि खंड को देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर ठीक से देखा जा सकता है कि इसमें क्या कौन कौन से मतलब कि जिला या कौन कौन से स्टेट शामिल है। उसके बाद से यहाँ पे अगर इसके फिजिकल सेटिंग या भौतिक परिवेश के बारे में बात करते हैं तो भौतिक परिवेश में मुख्य रूप से ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के चट्टानें और संरचनाएं कैसी हैं, यहाँ के ऊंचावाद कैसा है और जल प्रवाह कैसी है। तो अगर चट्टान संरचना के बारे में बात करते हैं तो अगर इसको देखें तो जो अधिकांश इसका भाग है जो नवीन निक्षेप है, यानी कि जो एलुवियल डिपोजिशन से हुआ है, यानी कि जो उत्तर में शिवालिक वाला जो क्षेत्र होता है जो टर्सरी में बना है उसके जो अवसाद से निर्मित पूरा क्षेत्र है वही कहीं ना कहीं क्या है, पंजाब मैदान का भाग है। अगर वहीं दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो जो अरावली है, जो दिल्ली का पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है, जो कुतुबा क्रम में बना हुआ जो चट्टानी क्षेत्र होता है उससे निर्मित जो बलुआ पत्थर या चिकनी मिट्टी कंकड़ वाले जो युक्त होते हैं उससे निर्मित है। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका ये उत्तरी वाला पार्ट है ये तो आपका टर्सरी क्षेत्र में जो शिवालिक पहाड़ी बनी है उससे जो अवसाद लाकर जमा किया गया है उससे निर्मित हुई है। वहीं अगर दक्षिणी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये खास करके जो अरावली वाला जो पार्ट है उससे जो उसके बलुआ कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र है उसके नीचे पर से बना हुआ है। मुख्य रूप से अगर नदियों के बारे में बात करते हैं तो ये आपका देख लीजिए, ये क्या है, आपकी यमुना नदी प्रवाहित हो रही है जो कि इसके पूर्वी क्षेत्र में है। अगर ये शिवालिक ये क्षेत्र है जो कि आपको उत्तरी क्षेत्र में मिलेगा। यह वाला जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से क्या है, राजस्थान वाला क्षेत्र है। ये वाला आपका
पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। नदियों के बारे में बात करें तो ये यमुना प्रवाहित हो रही है, ये सरस्वती है जो कि आज के डेट में विलुप्त हो चुकी है। लेकिन ये जो राजस्थान से घग्गर नदी बहती है, फिर यहाँ से जाकर घग्गर के नाम से जानी जाती है, ये आज के डेट में सरस्वती के अवशेष के रूप में जानी जाती है, जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। वहीं देखिए ये सतलज नदी प्रवाहित होती है, ये ब्यास प्रवाहित होती है, और ये रावी नदी प्रवाहित होती है। तो मैंने ये उसका ऊंचावच है, ये इसके निर्माण है। उसके बाद से अगर इसकी मतलब ऊंचावच की अगर बारे में बात करते हैं तो यह मतलब कि एक तरह से अगर पंजाब मैदान के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें समतलीकरण होगा ही, लेकिन फिर भी इसकी कुछ ऊंचाई होती है। तो अगर ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 183 मीटर से लेकर 426 मीटर की ऊंचाई तक समुद्र लेवल से पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं धरातलीय रूप से समरूपता पाई जाती है, तभी ये तो मैदानी क्षेत्र है। वहीं अगर मतलब कि बात करते हैं कि इस जो भी मतलब कि अवसाद या टर्सरी जो समय में जो अरावली हमारा निर्माण हुआ था, उससे जो निक्षेप लाकर जमा करके इस मलबा को बनाया गया था, तो वहीं उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्षेत्र पाया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, खादर क्षेत्र पाई जाती है। खादर वह क्षेत्र होता है जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं हर साल, मतलब कि नदियों में पानी की अधिकता होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में पानी फैल जाता है, उससे हम लोग खादर भूमि बोलते हैं। उससे जो दूर ऊंच वाली जो भूमि होती है उसे हम लोग बांगर क्षेत्र बोलते हैं। तो यह मुख्य रूप से देखा गया है कि जो सतलज और यमुना नदी के जो निकट वाला जो क्षेत्र होता है उसी को खादर प्रदेश बोलते हैं। जो उससे दूर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बांगर वाला क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में जब कहीं ना कहीं देखेंगे तो क्या है, यमुना के जो खादर क्षेत्र है, जो वर्तमान मतलब प्रवाह होता है उसी को खादर बोलते हैं, इसका क्षेत्र है, और जो पुराना इसका प्रवाह है उसके बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। अगर इसकी चौड़ाई के बारे में बात करते हैं कि जो खादर क्षेत्र है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो देखा जाता है कि जो सतलज नदी के सतलज नदी क्षेत्र के जो बाएं किनारे पर होती है, जो उसकी औसत चौड़ाई है 10 किलोमीटर की पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे देखा जाता है कि इसकी चौड़ाई क्या है 20 किलोमीटर की पाई जाती है। वहीं अगर इस दसरी क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पे देखा गया है कि खास करके रेतीली प्रदेश पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह अरावली पहाड़ द्वारा जो दिल्ली के पहाड़ियाँ हैं उससे निर्मित हुए कंकड़ पत्थर से निक्षेपित होकर यानी डिपोजिशन होकर जमा होकर मतलब कि ये क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से यहाँ के पंजाब मैदान के अगर जलवायु के बारे में बात करते हैं तो जलवायु यहाँ से मुख्य रूप से देखा गया है कि अर्ध शुष्क मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो क्या होता है कि इसकी जो स्थिति है उत्तर की ओर स्थित होने के कारण क्या होता है, इसमें जो शीत ऋतु होती है वहाँ पे तो बहुत ठंडा पड़ती है, लेकिन वहीं अगर गर्मी की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी क्या होती है, गर्मी पड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि जो यह पूरा जो प्रदेश है इसमें ठंडियों के दिन में अधिक ठंडी पड़ती है, गर्मियों के दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है। अगर वही तापमान की बात करें तो औसत तापमान जो इस पूरे क्षेत्र का है वो तो 35 डिग्री सेल्सियस मिलता है। लेकिन अगर क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में बात करें तो आप चंडीगढ़ में देखेंगे, चंडीगढ़ और अम्बाला में देखेंगे मुख्य रूप से तो आपको 33 डिग्री सेल्सियस मिलेगी टेम्परेचर। वहीं अगर दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है उसमें क्षेत्रीय भिन्नता कम मिलती है, लेकिन अगर वही शीत ऋतु में देखते हैं तो तापमान में क्षेत्रीय भिन्नता अधिक पाई जाती है। अगर वर्षा के बारे में बात करते हैं तो वर्षा यहाँ पे मुख्य रूप से दिखाया गया है कि देखिए जो शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी या उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जस्ट उससे जो नीचे वाला क्षेत्र जाते हैं जैसे अमृतसर हो गया, लुधियाना वाला क्षेत्र हो गया, इस पूरे बेल्ट में 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जस्ट उसके जो नीचे वाला जो बेल्ट है इसमें देखिए हिसार उसार वाला जो क्षेत्र आता है इसमें आप देखेंगे 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जो आप राजस्थान से लगा हुआ वाला जो क्षेत्र है इसमें देखेंगे 25 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। यानी कि इसमें साफ देखा जा रहा है कि जब हम उत्तर पूरब से जब दक्षिण पश्चिम की तरफ आते हैं तो क्या होती है, वर्षा की मात्रा मेरी घटती जाती है। तो बस यही दिखाने की यहाँ कोशिश किया है कि जो पंजाब का मैदान है इसमें उत्तर पूरब से लेकर यानी कि उत्तर पूरब यानी कि ये वाला क्षेत्र उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र से लेकर दक्षिण की ओर जब जाते हैं तो क्या होती है, घटती जाती है। वहीं अगर बात करते हैं तो जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर वर्षा की जो औसत मात्रा होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, दक्षिण के साइड आते जाते हैं, जहाँ पश्चिम के साइड आते जाते हैं तो क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है, लगभग 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर तक रह जाती है।
अब मिट्टियों के बारे में बात करते हैं। तो मिट्टी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमुख रूप से जो मिट्टी मिलती है वो काप प्रकार की मिलती है, जिसको एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे तमाम नदियाँ जो प्रवाहित करती हैं उस क्षेत्र से मतलब कि जो भी मलबे लाकर निक्षेपित करके आसपास की मिट्टियों का निर्माण किया गया है, तो क्या होगी, वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जलोढ़ प्रकार की ही मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम होने लगती है या थोड़ा सा ऊंची भूमि पड़ती है, तो क्या होती है, वहाँ पर देखा गया है कि बांगर मिट्टी का भी क्षेत्र पाया जाता है। और तो बांगर मिट्टी के क्षेत्र क्या है, वो ज़्यादा मतलब कि थोड़ी ऊंची होने की वजह से वहाँ बारिश की कम मात्रा होने की वजह से क्या होती है, वो हल्की रेतीली और दोमट टाइप मिट्टी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो ये कहने का मतलब है कि ये शुष्क हो जाती है, तो इसमें शुष्कता सहने की जो क्षमता होती है अपार हो जाती है। वहीं अगर मतलब कि एक सिरसा तहसील है, उसमें अगर कुछ क्षेत्रों में देखें तो लाल दोमट मिट्टी मिलती है। इसको क्षेत्रीय भाषा में रोही कहा जाता है। अब यह मुख्य रूप से क्या होती है, अनुपजाऊ भूमि होती है। वहीं अगर रेतीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखा गया है कि रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। यानी खास करके अगर पूरे इंडिया की मिट्टियों के बारे में बात करें तो जो भी मिट्टी होती है इसमें देखा गया है कि नाइट्रोजन की मात्रा खास करके सभी मिट्टियों में लगभग कम पाई जाती हैं। वहीं अगर रेतीली मिट्टी की केवल बात करते हैं तो जो उत्तर और पूर्वी वाला जो क्षेत्र होता है, जो डोमट के जो ये चूनेदार प्रकार के बनी होती हैं, जो चूने कंकड़ वाली होती हैं, उसमें भी देखा गया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि मतलब कि यहाँ पे जो भी या तो जलोढ़ मिट्टी हो चाहे उसके बाद से कहें कि रेतीली मिट्टी हो, उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसलिए हम लोगों के यहाँ जब खेती होती है तो उसमें यूरिया की यूज ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% मिलता है। उसके बाद से देखा गया है कि जो क्या बोलते हैं कि जो नदियां हैं उसके दोआब वाली जो मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे मतलब कि कोई विशेष अंतर पाया नहीं जाता है। जो बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे काप मिट्टी मिलती है, जो ऊंचे वाला क्षेत्र होता है उसमें पुराने काप प्रकार की मिट्टी मिलती हैं। वहीं बात करें कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, तो मुख्य रूप से देखिए, अगर कोई भी नदियाँ अगर मान लीजिए हिमालय से निकलती है तो हिमालय से निकलने के बाद से क्या होता है कि जो समतली क्षेत्र में या क्या होती है कि जो पर्वतों के गिरिपद वाला जो क्षेत्र में आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होता है, तो यहाँ पे नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, तो इसको भांगर बोला जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है कि जब समतली क्षेत्र में जब आती है तो यहाँ भी नदियाँ ऊपर नहीं आती है, नीचे नीचे ही प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, दलदली क्षेत्र रहता है, तो इसको तराई बोला जाता है। उसके बाद से जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो आगे बढ़कर फिर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे नदियाँ मुख्य रूप से समतल मतलब कि धरातल पे आ जाती है। तो जो नदियाँ प्रवाहित हमेशा होती है, जिस क्षेत्र में बाढ़ आने से पानी हमेशा भर जाता है, उसको खादर बोला जाता है। जो उसके आसपास के जो पुराने उसके जल प्रवाह होते हैं, जो ऊंची क्षेत्र होता है, जो सूखे वाला जो क्षेत्र होता है, उसको ये बांगर बोला जाता है। वहीं अगर प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बात करें कि यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन किस किस प्रकार के मिलता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि जो पंजाब के मैदान होता है इसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन पाए जाने के इसका कारण दो है कि पहले बात ये है कि इस क्षेत्र में लोगों का बसाव बहुत अधिक समय पहले से हो गया है। तो जब लोगों का बसाव होता है तो वहाँ पर खेती किया जाता है, तभी पेड़ पौधे काटे जाते हैं। जब लोगों को अपना रिहायशी क्षेत्र बनाते हैं तो उसमें भी क्या कहता है कि पेड़ पौधे काटे जाते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि इन दोनों कारणों से यहाँ पर क्या है, जो वन है या वनस्पति है उसकी मात्रा कम पाई गई है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे देखा जाता है कि केवल 3.4% भूमि है जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मौसम की जो शुष्कता है, चाहे मानव के काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे बसाव के कारण यहाँ पे वनों का अभाव है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन जो भी यहाँ पे वन पाए जाते हैं उनका जो वितरण होता है वो काफ़ी असमान पाया जाता है। जो अधिकांश वन है वो देखेंगे आप, तो ये उप पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, जो थोड़ी सी ऊंची भूमि है, उसी क्षेत्र में पाया जाता है। जो भी इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ मिलती है उसकी विशेषता यह है कि यह उष्णकटिबंधीय कटीली वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं। पतझड़ वन मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ जब भी पानी की कमी होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, उसको पतझड़ वन बोला जाता है। अगर वहाँ पे मुख्य रूप से जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसमें वृक्षों की बात करते हैं तो आप देखेंगे कीकर मिलेगा, बबूल मिलेगा, यह प्रमुख रूप से यहाँ से वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं खनिज संसाधन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह क्या है, एलुवियल डिपोजिशन यानी कि निक्षेपित के कारण बना हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कोई खनिज संसाधन नहीं पाया जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत कि जो अरावली वाला क्षेत्र होता है, जो दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे खनिज संसाधन
पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ मतलब कि कच्चे लोहा भी मिलता है, जिसमें ज़्यादा शुद्धता नहीं होती है, केवल मात्र 57% की शुद्धता होती है। लेकिन वही अगर दक्षिणी क्षेत्र वाले में जो अरावली से लगा हुआ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे देखेंगे चूना पत्थर का पर्याप्त तो अच्छी किस्म की मात्रा मिलती है। अब मुख्य रूप से देखेंगे अम्बाला जो महेंद्रगढ़ वाला जिला होता है, वहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर चूना पत्थर वहाँ पाया जा रहा है तो सीमेंट इंडस्ट्री लगेगी। तो जो सूरजपुर वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे क्या है, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री लगा हुआ है। फिर वहीं अगर गुड़गांवा और महेंद्रगढ़ वाले की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्लेट पत्थर और कांच की बलुआ पर प्राप्त की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे देखा गया है कि डोलोमाइट और चीनी मिट्टी भी पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि खनिज संसाधन से यह क्षेत्र संपन्न नहीं है, थोड़ा बहुत मात्रा में यहाँ पे खनिज संसाधन मिलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ की जनसंख्या और उसकी वृद्धि कैसे है। तो 2011 जनगणना के अनुसार से देखा गया है कि यहाँ पे लगभग 7 करोड़ 80 लाख के आसपास यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। वही अगर इसका मतलब कि वितरण देखते हैं, तो जो इस मैदान का जो 39% जो जनसंख्या होती है, वो केवल पंजाब में पाई जाती है। लगभग 36% जो जनसंख्या होती है वो हरियाणा में पाई जाती है। लगभग 23 या 24% जो जनसंख्या है वो दिल्ली में पाई जाती है। शेष जो 1.45% जो जनसंख्या होती है वो केवल चंडीगढ़ में पाई जाती है। वहीं अगर संख्या के बारे में बात करते हैं कि नंबर में कितने हैं, तो जो पंजाब वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे ये जो टोटल 8 करोड़ 80 लाख लोग हैं, उसमें से देखा गया है कि 2 करोड़ 77 लाख जनसंख्या है वो पंजाब में पाई जाती है। 2 करोड़ 53 लाख जो जनसंख्या है वो आपका हरियाणा में पाई जाती है। 1 करोड़ 67 लाख की जनसंख्या आपको दिल्ली में पाई जाती है, और मात्र 10 साढ़े 10 लाख की जनसंख्या जो है चंडीगढ़ में पाई जाती है। वहीं अगर जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करते हैं, तो यह देखा गया है कि पंजाब वाले राज्य में 13.73% के 10 की वृद्धि है। वही हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 20% की वृद्धि है। दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ 21% की वृद्धि है। चंडीगढ़ में ये चीज़ 17% देखा गया है। वहीं अगर जन घनत्व की बात करते हैं, तो औसत रूप से जो जन घनत्व है वो हमारा 737 पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं, तो साक्षरता दर मुख्य रूप से देखा गया है कि लगभग 70% के आसपास इस पूरे क्षेत्र में साक्षरता दर देखी जाती है। अब आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितना मतलब कि जनसंख्या किस किन क्षेत्रों में कितना इसका जनघनत्व है। उसके बाद से अब बात करते हैं कि नगरीय जनसंख्या एवं नगरीकरण कितना हुआ है। तो पंजाब मैदान में पूरा देखते हैं, अगर नगरीकरण की बात करते हैं तो अगर दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, क्या है, यहाँ पे महानगर है। उसके बाद से ये दिल्ली और चंडीगढ़ होने की वजह से जो आसपास के जो समीपवर्ती क्षेत्र होती है, वहाँ भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलता है, या नगरीकरण मिलता है। 2011 जनगणना के अनुसार से लगभग इस जो यहाँ की पूरी जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख थी, उसमें से 3 करोड़ 65 लाख जनसंख्या लगभग शहरों में निवास करती है। यानी कि अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो लगभग 51.6% ऐसी जनसंख्या है जो कि इस क्षेत्र में शहरों में रहती है। यानी कि जो औसत है देश का औसत है 31.6% के आसपास है। तो यानी कि उससे भी ये काफ़ी अधिक है जो कि नगरीकरण रहती है। अब उसमें से क्या होता है कि अगर क्या बोलते हैं जिला ये राज्यवार देखने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 35% जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। पंजाब के बारे में बात करते हैं तो लगभग 37.5% जनसंख्या नगरों में रहती है। लेकिन वही चंडीगढ़ और दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ 57.25 और 57.50% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। फिर उसके बाद से यहाँ के ग्रामीण जनसंख्या और बस्तियों के बारे में बात करते हैं कि रूरल पॉपुलेशन कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार से जब 3 करोड़ 65 लाख जनसंख्या जब शहरों में रहती है, तो बाकी जो 3 करोड़ 42 लगभग 43 लाख जो संख्या है वो गांव में रहती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो लगभग कितना है, 51.6% है। तो गांव में कितने बचेंगे, यानी कि लगभग 48.4% जो जनसंख्या है वो क्या होगी, गाँव में रह रही है, यानी कि देहातों में रह रही है। अगर इनके भी देखने की कोशिश करते हैं कि
राज्यवार कितना है, तो अगर हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 65% जनसंख्या है वो गांव में रहती है। पंजाब की बात करते हैं तो लगभग 62.5% जनसंख्या गांव में रहते हैं। वहीं अगर दिल्ली और क्या बोलते हैं चंडीगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 2.25 या 2.5% के आसपास जो जनसंख्या होती है वो गाँव में रहती है। इसमें से भी देखा गया है कि जो कुल जनसंख्या रहती है उसका 50% जो जनसंख्या है वो आपको पंजाब में 48.25% जनसंख्या है वो हरियाणा में निवास करती है। शेष जो बचता है वो दिल्ली और चंडीगढ़ में निवास करते हैं। वहीं अगर ये कृषि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि मिलती है। ये टर्सरी समय के जो नदियाँ प्रवाहित होती थी उसके द्वारा जो यहाँ के एलुवियल मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किया हुआ है, तो उससे क्या है काप मिट्टी बनी हुई है। और दूसरी बात यहाँ पे बनी क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे कृषि अच्छे से होती होगी। तो कहने का मतलब है कि कृषि की दृष्टि से यह प्रदेश काफ़ी अच्छा है, उत्तम है। यहाँ पे अगर कृषि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसकी प्रधानता पाई जाती है। जो इस पूरे क्षेत्र में मतलब कि जो क्षेत्र होता है उसका 80% भाग पर खेती की जाती है, यानी कि जो कुल भूमि है उसका 80% भाग पर कृषि की जाती है। वहीं अगर मतलब कि बात करते हैं कि वो बीज बोने के देखें या फसलों के मायने देखें तो उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। वहीं देखा गया है कि जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी के जो ज़िले होते हैं उनकी अपेक्षा दक्षिणी और ये पूर्वी जिलों में काफ़ी मतलब कि भूमि के प्रतिशत में अधिकता पाई जाती है। यानी कि मतलब कि फसल बोने में देखा गया है कि भिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र में खेती ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है। एक तो वो होता है खदान होता है, दूसरा होता है खदान होता है। और खदान की अपेक्षा खदान वाले फसलें यहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती है। अब ये यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मुख्य रूप से आप देख लीजिए जो पूरा बृहद क्षेत्र फैला हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से धान और गेहूँ और चावल बोया जाता है। जो आपको येलो वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसमें मुख्य रूप से चना और गेहूँ बोया जाता है। जो आपका ये पर्पल कलर वाला दिख रहा होगा ये छोटा सा जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें भटिंडा हिसार फिरोजपुर वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। जो ये पश्चिमी क्षेत्र है कहीं ना कहीं ये आपको राजस्थान और हरियाणा वाला क्षेत्र से लगा हुआ जो क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा सा बारिश की मात्रा कम होती है, यहाँ पे मुख्य रूप से बाजरा बोया जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्या है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है कि यहाँ पे ये फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं कि फसलें मतलब कौन कौन उगाई जाती है तो 2 मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें से पहला है आपका ये खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। अगर खरीफ फसल के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे आपका बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया और चावल गन्ना की खेती होती है। वहीं अगर बात करते हैं रबी फसलों में तो रबी फसलों में देखा गया है कि गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया और सरसों की फसलें की जाती हैं। व्यापारिक फसलों में अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे कपास की खेती होती है। कपास वाली खेती कहाँ होती है तो फिरोजपुर हो, हिसार और भटिंडा वाला जो क्षेत्र होता है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से व्यापारिक फसलों में कपास की खेती की जाती है। वहीं अगर यहाँ पर देखें कि सिंचाई और सिंचित क्षेत्र क्या है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है और इरिगेटेड लैंड कितना है, तो मुख्य रूप से जो मौसमी वर्षा होती है उसके अलावा यहाँ पे 3 माध्यम होते हैं सिंचाई करने के लिए। यानी कि एक कुएँ होते हैं, नलकूप होते हैं और नहरें होती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे देखा गया है कि पिछले 20 सालों में यहाँ पे जो नहरें हैं इनकी महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें अगर नहरों की बात करते हैं तो पश्चिमी यमुना हो गया, भाखड़ा हो गया, सरहिंद हो गया, अपर बारीद्वार जो यहाँ के नहरें हैं वह यहाँ के प्रमुख रूप से सिंचाई करने वाली नहरें हैं। अब यहीं पर देखा गया है कि जो रावी और ब्यास है, चाहे ब्यास को सतलज से जोड़कर भी यहाँ पे क्या होती है नहरों से पानी निकाला जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे सिंचाई और कृषि का कार्य किया जाता है। और मुख्य रूप से यहाँ पर देखा गया है कि जो कुल कृषि भूमि होता है उसका 80% भाग पर सिंचाई की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी मतलब मैदानी भाग पाए जाते हैं यहाँ पे सिंचाई के संसाधन यानी कि अच्छे से यहाँ पे क्या है विकसित की गई है। अगर उसमें से बात करते हैं तो जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है जिसको हम लोग ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं कि मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो कृषि की जाती है बड़े पैमाने पर की जाती है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी उत्पादकता भी अच्छी रहती है। तो जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है यहाँ के जो कृषि जो कुल कृषिगत भूमि है उसका 97.68% ऐसे भाग है जो कि इरिगेटेड लैंड है, माने कि वहाँ पे सिंचाई के संसाधन उपलब्ध है। अगर उसको मतलब कि हेक्टेयर में बात करते हैं तो लगभग उस पूरे क्षेत्रफल का 40.77 लाख हेक्टेयर जो भूमि है पंजाब का वो क्या है इरिगेटेड मतलब फैसिलिटीज वाला है, चाहे इरिगेटेड लैंड है वहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे सिंचाई के संसाधन अच्छा है तो वहाँ पे कृषि अच्छी की जाएगी।
उसके बाद से अगर औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पे देखा गया है कि जो मतलब कि यहाँ पे उद्योग है, खनिज संसाधन से संपन्न नहीं है, तो यहाँ पे जो उद्योग है वो मुख्य रूप से देखा गया है कि वो उद्योग या तो कृषि या तो वन पर आधारित यहाँ पे होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो वस्त्र उद्योग है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, खास करके आप दिल्ली गुड़गांव वाला क्षेत्र में देखेंगे तो उसका वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। अगर वहीं मतलब कि बात करें कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जहाँ पे ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, तो आप दिल्ली देखेंगे, फरीदाबाद देखेंगे, रोहतक देखेंगे, लुधियाना देखेंगे, अम्बाला देखेंगे, जालंधर देखेंगे। यह मुख्य रूप से ऐसे सेंटर है जहाँ पे क्या है, औद्योगिकरण अच्छे से हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं उद्योग, ये वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में देखा गया है कि सूती हो गया, ऊनी हो गया, रेशमी जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी खास करके यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। अगर इसके सेंटर की बात करते हैं तो आपको ये अमृतसर में मिलेगा, लुधियाना में मिलेगा, भिवानी, दिल्ली, धारीवाल और फगवाड़ा वाला जो क्षेत्र होता है, प्रमुख रूप से यहाँ पे क्या होती है, उद्योग धंधे या वस्त्र उद्योग चलाए जाते हैं। वहीं अगर चीनी उद्योग के बारे में बात करते हैं तो फगवाड़ा, जागीरदार, हमीरा, धुरी धुरी पानीपत और रोहतक वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे मुख्य रूप से देखा गया है कि चीनी का उद्योग लगे हुए हैं। वहीं अगर हल्की इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो हल्की इंजीनियरिंग में जो बात करते हैं तो उसमें साइकिल हो गया, कृषि यंत्र हो गया, सिलाई मशीन हो गए, या छोटे छोटे जो मशीनें औजार इस्पात के बनाए जाते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, विद्युत संयंत्र होता है उसको पाया जाता है। अगर हल्की इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में बात करें कि कौन कौन सा मुख्य सेंटर है, तो इसमें फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत, बहादुरगढ़, चंडीगढ़, लुधियाना प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है जहाँ पे हल्की इंजीनियरिंग उद्योग पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं जागीरधारी में मुख्य रूप से क्या होती है, कागज़ बनाने के उद्योग पाए जाते हैं। उसके बाद से जालंधर और बटाला वाला जो क्षेत्र होता है यह मुख्य रूप से स्पोर्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंडस्ट्रीज होती है ये यहाँ पे लगी हुई है। वहीं अगर करनाल वाला जो बात करते हैं, जो हरियाणा के करनाल वाला जो क्षेत्र रहता है, वहाँ पे देखेंगे कि ये तेल शोधक कारखाना, यानी कि क्या होती है कि ऑयल रिफाइनिंग के इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगी हुई है। वहीं अगर पूरे मतलब कि पंजाब के मैदान को अगर औद्योगिक बेल्टों में बांटने की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो बेल्टों में बांटा जाता है। एक उत्तरी औद्योगिक बेल्ट होती है, एक दक्षिणी त्रिभुजाकार औद्योगिक बेल्ट होता है। अगर वहीं उत्तरी औद्योगिक बेल्ट के बारे में बात करते हैं तो इसको सब 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अब उप प्रदेश कौन कौन सा है, तो जो पहला इसका उप विभाजन किया जाता है ये अपर बारी दोआब पेटी के बारे में जाना जाता है। अगर इस पूरे क्षेत्र में बात करें कि अपर बारी दोआब पेटी में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो आपको अमृतसर, बटाला, जागीरदार वाला जो क्षेत्र होता है यह आता है। यहाँ पे मुख्य रूप से देखा गया है कि ऊनी वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, मशीनरी औजार हो गया, कृषि संयंत्र और ये विद्युत, रासायनिक और हथकरघा वाला जो उद्योग होता है मुख्य रूप से यहाँ पे किया जाता है। वहीं अगर इसके दूसरे की बात करते हैं तो ये होता है ये पश्चिमी मध्य औद्योगिक पेटी। अब इसकी बात करते हैं कि यह कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, तो जालंधर, कपूरथला, फिर से ये गोराया, लुधियाना वाला जो क्षेत्र होता है यह प्रमुख रूप से जो क्षेत्र होता है इसमें फैला हुआ है। अगर यहाँ बात करें कि किस प्रकार की उद्योग पाई जाती है, तो हजौरी वस्त्र हो गया, खेल का सामान हो गया, चीनी हो गया, साइकिल हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, हल्की इंजीनियरिंग वाला जो सामान हो गया, मशीन निर्माण का उद्योग हो गया, यहाँ पे मुख्य रूप से किया जाता है। अब इसके जो तीसरा उप विभाजन किया गया था वो था पूर्वी नहर औद्योगिक पेटी, यानी कि इसके अगर विस्तार के बारे में बात करते हैं तो यह धूरी हो गया, खड़क हो गया, राजपुरा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पटियाला क्षेत्र हो गया, फिर से अम्बाला वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे खास करके ये क्षेत्र फैला हुआ है। अगर वहीं उद्योग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सीमेंट हो गया, चीनी हो गया, ऊन हो गया, फिर से कांच के सामान, धातु के सामान, इस प्रकार के यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। वहीं अगर इसके चौथे के बारे में बात करते हैं तो पूर्वी अथवा जागीरधारी यमुना औद्योगिक पेटी, यानी कि जो इसका चौथा उप विभाजन था उसमें अगर क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं कौन कौन सा आता है, तो जागीरधारी, यमुनानगर प्रमुख यहाँ से क्या है, औद्योगिक बेल्ट है। अगर यहाँ पे बात करें कि किस प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं तो यहाँ पर देखेंगे कागज़ हो गया, चीनी हो गया, स्टील के बर्तन हो गया, लकड़ी काटने या चीरने वाला हो गया, या खाद्य पदार्थ से संबंधित जो उद्योग होते हैं उसका विकास इस क्षेत्र में काफ़ी हुआ है। वहीं अगर इसका दूसरा विभाजन देखें तो क्या था, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक
त्रिभुजाकार पेटी। अगर इसमें बात करते हैं कि इस त्रिभुजाकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मुख्य रूप से देखा गया है कि दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली वाले जो क्षेत्र होता है उसको अगर शामिल किया जाता है तो वो इस त्रिभुजाकार पेटी में आते हैं। अब वहीं उसमें बात करते हैं कि क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे हिसार हो गया, पानीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया। मुख्य रूप से क्या होता है, फिर और आगे जाते हैं तो देखिए इसमें हांसी हो गया, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, गुड़गांव वाला क्षेत्र, भिवानी, फरीदाबाद वाला क्षेत्र क्या होता है इसमें शामिल है। वहीं बात करते हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की उद्योग है, तो देखा गया है यहाँ पे इंजीनियरिंग का है, सूती का है, फिर वस्त्र का है, साइकिल का है, रसायन, रबड़ इत्यादि प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं उद्योग लगे हुए हैं। वहीं अगर परिवहन की दृष्टि से देखा जाए कि इस पूरे पंजाब के मैदान में परिवहन की व्यवस्था कैसी है, तो परिवहन के मायने में यह क्षेत्र क्या है, काफ़ी विकसित है, मतलब कि सघन फैला हुआ क्षेत्र है। चाहे वो आपको रेलवे की बात करें, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर सके, चाहे एयरवेज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या है अत्यधिक विकास हुआ है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है और चंडीगढ़ है, इसका भी विकास ठीक ठाक हुआ है, औद्योगिक नगर भी ठीक ठाक मिलते हैं। और जो दिल्ली है हमारा कैपिटल रीजन होने की वजह से क्या है कि इसको पूरे जो देश के विभिन्न जगह है उसको ये यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि परिवहन की दृष्टि से यह क्षेत्र क्या होगा, काफ़ी संघनन होगा और यहाँ पे अच्छे विकास हुआ होगा। तो रेलवे और सड़क का निर्माण यहाँ पे क्या है काफ़ी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे आर्थिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व रहता है, इसलिए भी इसका विकास किया गया है। जो सभी औद्योगिक केंद्र होते हैं, चाहे नगरीय बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पे देखेंगे पक्की सड़कें मिलेंगी या तो आपको रेलवे की सुविधा मिलेगी। अच्छा, मुख्य रूप से यहाँ पे देखा गया है कि जो 5 राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो दिल्ली में, मतलब कि पूरे देश के विभिन्न शहरों से या विभिन्न जगहों से आकर दिल्ली में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब 5 राष्ट्रीय राजमार्ग किसी क्षेत्र में मिलते हैं तो वहाँ पर ऐसे भी क्या होगा, सड़कों का विकास अच्छा हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि यहाँ पे सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग कुल लंबाई 1,05,800 किलोमीटर की यहाँ पे कुल लंबाई सड़कों को देखी जाती है। केवल अगर हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस क्षेत्र होता है वो अर्ध विकसित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्रों में केवल सड़कों का जाल थोड़ा सा कम है। बाकी पूरे क्षेत्रों में देखते हैं तो क्या होता है कि जो परिवहन है उसका विकास ज़्यादा किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं रेलवे का, तो रेलवे में मुख्य रूप से देखिए उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी रेलवे का यहाँ पे क्या होता है विकास किया गया है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 2 रेलवे जोन मिलता है। केवल दक्षिणी जो क्षेत्र होता है हरियाणा वाला उसको छोड़कर बाकी सभी जगह पर रेल सेवाओं का भी अच्छे से विस्तार किया गया है। वहीं अगर मुख्य स्टेशन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मुख्य स्टेशन है रेलवे स्टेशन, तो उसमें आपको दिल्ली देखा जाता है, अम्बाला देखा जाता है, पठानकोट देखा जाता है। दिल्ली पलवल वाला जो रेल मार्ग है यह क्या है प्रमुख रूप से है। यानी कहने का मतलब है कि यह पूरा जो क्षेत्र होता है, एक तो यहाँ पे दोहरीकरण है, दूसरी बात है कि विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है, तो औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे रेलवे का भी विकास अच्छे से किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं कि जो पूरे पंजाब का मैदान है उसको कितने उप प्रदेशों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, तो उप प्रदेशों के बारे में जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे 2 प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उसको फिर से 8 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, फिर उसके बाद से और छोटे छोटे सूक्ष्म 29 प्रदेशों में बांटा गया है। अब कहने का मतलब इसको बांटने के आधार क्या था, तब बांटने के आधार इन्होंने मुख्य रूप से जल प्रवाह, मिट्टी, लोगों की सांस्कृतिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसमें जब भिन्नता पाई जाती है उसके आधार पर विभिन्न छोटे छोटे प्रदेशों में बांटने की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं 2 प्रदेशों में बांटे हैं, एक को बोले हैं उत्तरी पंजाब का मैदान, दूसरे को बोले हैं दक्षिणी पंजाब के मैदान। वहीं अगर बात करते हैं कि जो उत्तरी पंजाब का मैदान है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। उप पर्वतीय या होशियारपुर चंडीगढ़ मैदान, दूसरा हो गया अपर बारी द्वाब क्षेत्र, तीसरा जो हो गया इसमें जालंधर के मैदान, और चौथा हो गया पंजाब मालवा के मैदान। वहीं अगर दक्षिणी पंजाब के बारे में बात करते हैं तो दक्षिणी मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है अम्बाला का मैदान या उप पर्वतीय पेटी कहा जाता है, पूर्वी हरियाणा अथवा कुरुक्षेत्र के मैदान, पश्चिमी हरियाणा के मैदान और ये दक्षिणी हरियाणा के मैदान। यानी कि मुख्य रूप से क्या होता है कि उन्होंने 4 को पहले 2 बांटा, 2 को फिर 8 किए, 8 के बाद से फिर 29 सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा, लेकिन उसका काफ़ी महत्व नहीं है, बस ये 2 और आपको 4 पता होना चाहिए। इसके हिसाब से ये आज मेरा पंजाब का मैदान का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें मतलब बहुत बृहद रूप से सभी मतलब के पहलू पर ध्यान देते हुए कि कोई यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। थैंक यू।